नमस्कार दोस्तों। मैं हूं एडवोकेट अंकित गुप्ता, हाई कोर्ट इलाहाबाद का वकील और आपका भरोसेमंद टैक्स कंसल्टेंट। आप देख रहे हैं द टैक्स गुरु इंडिया, जहां आपको मिलती है टैक्स और लीगल दुनिया की सबसे सही और आसान जानकारी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8115973293। अगर आपको पर्सनल टैक्स कंसल्टेशन चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है। आज का वीडियो में हम इस बात पे करेंगे कि असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए लोगों को सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले जो सवाल हैं। ठीक है। अगर आपको भी कंफ्यूजन हो रही है आईटीआर को लेकर तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है। इसी चीज से को लेकर के मैं ये वीडियो चालू कर रहा हूँ। ठीक है। तो हमारे कुछ क्लाइंटों ने अपना अपना सवाल, ठीक है, हमसे पूछा हुआ है, जिसके बारे में मैं यहाँ पे आपको उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है। मेरे क्लाइंट द्वारा पूछा गया, आप लोग के द्वारा जो व्यूअर्स हैं हमारे, जो पर्सनल टच में है, ठीक है, कमेंट्स के मामले मतलब इंटरेक्शन से और फिजिकली रूप से हमसे पूछे हैं सवाल, वो सारे सवाल मैं यहाँ पे आज पिकअप कर रहा हूँ। ठीक है। मेरा पहला सवाल, मतलब मेरे पहले क्लाइंट ने पहला सवाल मुझसे पूछा है, क्या असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट क्या है। ठीक है। तो देखिए, इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए जिनकी ऑडिट नहीं होनी है, ठीक है, उनके लिए जो है लास्ट डेट जो है 31 जुलाई 2025 है। ठीक है। फिर भी अभी तक जो है आईटीआर फॉर्म नोटिफाइड तो नहीं हुए हैं, लेकिन जो आपकी ड्यू डेट है वो 31 जुलाई 2025 ही रहेगी। ठीक है। ये चीजें आपको सोच समझ के चलना है। ठीक है। क्योंकि आप जो है सैलरीड पर्सन है। ठीक है। अगर आप सैलरीड हैं, बिजनेस है, लेकिन आपका टैक्स ऑडिट का केस नहीं है। ठीक है। अगर टैक्स ऑडिट का केस होता है उसके लिए जो लास्ट डेट होती है वो 30 नवंबर होती है, लेकिन आपका टैक्स ऑडिट का केस तो है नहीं, इसलिए जो है आपकी लास्ट डेट जो होगी वो 31 जुलाई 2025 होगी। ठीक है। हो सकता है साइट पे रश आने के कारण, साइट ना चलने के कारण गवर्नमेंट जो है 10-15 दिन का समय और बढ़ा दे, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि आपके लिए जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2025 ही होगी। ठीक है। चलिए अब हम दूसरा सवाल पिक करते हैं। दूसरा सवाल पिक करते हैं और उसमें ये जानते हैं, उन्होंने वो पूछा हमसे कि कौन कौन आईटीआर फाइल कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी एनुअल इनकम जो है वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, ठीक है, ओल्ड रिजिम में, न्यू रिजिम की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं ओल्ड रिजिम की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको जो है आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है। चाहे आप सैलरीड हो, चाहे आप बिजनेस पर्सन हो, ठीक है, या फ्रीलांसर हो। ठीक है। यानी सबको जो है आईटीआर फाइल करना मस्ट है। ठीक है। और नए रिजिम में भी जो है कुछ एग्जाम्पशन लिमिट लगाई गई है, इसके लिए आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए मैं अब अगला सवाल देखता हूँ। हमारे क्लाइंट ने पूछा है कि नया टैक्स रिजिम या पुराना, किसे चूज करें। ठीक है। तो सबसे पहली बात हम ये जान रहे हैं कि जो नया टैक्स रिजिम है, ठीक है, उसमें टैक्स रेट जो है वो कम है, टैक्स का स्लैब रेट जो है वो कम है। ठीक है। लेकिन आपको जो है डिडक्शन जो है वो नहीं मिलेगी। जैसे एटीसी से लेके एटीयू तक के जो सारे डिडक्शन, वो डिडक्शन आपको इसमें नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है। भाई अगर आपकी जो है कोई इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो आपके लिए पुराना जो है, मतलब आपको रिजीम ऑप्ट करना जरूरी है। ठीक है। जैसे सपोज दैट आपके पास एलआईसी है, आपने पीपीएफ करवाया हुआ है, हाँ, और भी आपकी कई सारी चीजें हैं। ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है, मान लीजिए एटीसी है, एचआरए है आपका, तो आपको जो है ओल्ड रिजिम में जाना चाहिए। ठीक है। चलिए मैं अब दूसरा क्वेश्चन मैं पिक करता हूँ। अच्छा, अगला क्वेश्चन किसी ने पूछा है मुझसे कि आईटीआर कैसे फाइल करें, क्या मैं खुद कर सकता हूँ। हाँ, आप बिल्कुल, आप अपने से भी कर सकते हैं। आप जो है www.incometax.gov.in पे जा करके आप वहां पर सही फॉर्म का चुनाव करके आप अपने इनकम के हिसाब से जो है आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सैलरी के अलावा और भी कोई इनकम हो रही है, जैसे बिजनेस इनकम, ठीक है, कैपिटल गेन, रेंट वगैरह, और कोई भी मतलब इनकम ऐसी हो रही है, तो आपको एक प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट से फाइल करवाना चाहिए। ठीक है। ताकि गलती ना हो सके और नोटिस ना आए, ये आपको ध्यान देना होगा। चलिए अब नया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम पिक करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
कि फर्स्ट टाइम फाइलर्स क्या करें, जिन्होंने अभी तक आईटीआर फाइल ही नहीं किया और वो अब फाइल करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार अपना आईटीआर फाइल करवाना चाह रहे हैं तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो फॉर्म 16, ठीक है, ये सारी चीजें आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, आप हमारी भी मदद ले सकते हैं। ठीक है, हमारा नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप हमें कॉल करके, ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम फाइलर्स है तो आप हमसे फाइल करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप पैन और आधार को लिंक करना अभी भी जरूरी है। अरे हाँ भाई, अभी भी जरूरी है, क्योंकि यदि आप अपना पैन और आधार लिंक नहीं करवाते हैं तो आपका पैन कार्ड जो है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, और यदि आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा तो आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, ना ही आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आईटीआर फाइल करना है, ठीक है, और आपको टीडीएस कटने से बचना है तो आपको अपना पैन ऑपरेटिव रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, पैन और आधार को लिंक कराना होगा। ठीक है, और पैन और आधार को लिंक कराने की जो सीमा थी वो खत्म हो गई है। अब आप जो है 1,000 रुपए की लेट फीस दे करके जो है अपना पैन और आधार कार्ड लिंक करा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, किसी ने हमसे पूछा है कि फॉर्म 16 क्या होता है और क्या सिर्फ फॉर्म 16 से आईटीआर फाइल हो सकता है। सबसे पहली बात आप एक चीज समझिए कि यदि आप एक एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको केवल फॉर्म 16 देता है। ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयर जो भी डिटेल फॉर्म 16 पे डालता है, जैसे वो परक्विजिट्स हो गया, ठीक है, एलटीए हो गया, एचआरए हो गया, आपकी सैलरी की चीजें हो गई, ठीक है, एटीसी से लेके एटीयू के जो डिडक्शन होते हैं जो आपने रिसिप्ट प्रोवाइड कराई है, ठीक है, कि सर देखिए मेरी ये एजुकेशन फीस का है, ये मेरा एलआईसी का है, जो आपने प्रोवाइड कराया है उसकी डिडक्शन तो वहां पे दिखा देते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिसकी रिसिप्ट आप देना अपने एम्प्लॉयर को भूल गए, वो चीजें तो उसमें दिखाएंगे नहीं। ठीक है, इसके अलावा आपका बैंक इंटरेस्ट हो सकता है, रेंटल इनकम हो सकती है, एफडी पे इनकम हो सकती है आपकी, ठीक है, शेयर मार्केट की इनकम हो सकती है, आपका लॉन्ग टर्म गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अदर सोर्स से भी कई सारी इनकम हो सकती हैं, तो केवल एक ही चीज पे ये संभव नहीं है। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि केवल फॉर्म 16 से ही जो है वो आपका आईटीआर जो है नहीं भरा जा सकता, और भी सारी इनकम होती हैं। ठीक है, उनका भी कैलकुलेशन होता है, उसके बाद ही आपका जो है आईटीआर फाइल हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ले रहे हैं अपना। ठीक है, हमारे क्लाइंट ने पूछा कि बैंक इंटरेस्ट या एफडी का भी टैक्स देना होता है। बिल्कुल भाई, यदि आपका एफडी या सेविंग बैंक इंटरेस्ट है जिसकी इनकम 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो वो आपकी इनकम जो है वो आपकी टैक्सेबल इनकम से जुड़ जाएगी, और अगर वो आपकी टैक्सेबल इनकम से जुड़ जाएगी तो जो आप जिस स्लैब में आएंगे उस स्लैब के हिसाब से आपकी वो इनकम जो है टैक्स की जाएगी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर मेरी इनकम 5 लाख है तो भी आईटीआर फाइल करूं क्या। हाँ, फाइल करना चाहिए। यदि आपकी इनकम जो है वो 5 लाख रुपए तक है तो आपको ये अंडर सेक्शन 87A का रिबेट मिलता है। ठीक है, यदि आप जो है अपनी टैक्सेबल इनकम नहीं दिखाएंगे और आपने फाइल ही नहीं किया तो आपको 87A का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, आप नॉन फाइलर में आ जाएंगे। ठीक है, आपको नोटिसेज आ सकती हैं। ठीक है, तो वो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो इसलिए आपको जो है फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्रीलांसर या यूट्यूबर्स को कौन सा आईटीआर फाइल करना चाहिए। तो भाई, फ्रीलांसर हो या यूट्यूबर्स हो, आप जो है प्रोफेशनल हो, बिजनेस करते हो आप, ठीक है, तो आप किसकी गिनती में आते हो, आप जो है आपकी इनकम जो है वो बिजनेस में टैक्स हो रही है, प्रोफेशनल में टैक्स हो रही है, तो आपको जो है अपना आईटीआर जो है आईटीआर 3 और आईटीआर 4 आपको फाइल करना होता है। ठीक है, आईटीआर 3 और आईटीआर 4 में आप जो है प्रिजम्पटिव बेसिस पे भी आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं, ऑडिट भी करा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, यदि आपकी इनकम जो है 1 करोड़ से लेस है तो आप जो है प्रिजम्पटिव में जाइए, अगर उससे एबव में है तो आप जो है ऑडिट कराइए उसका। ठीक है, ऑडिट के हिसाब से फिर अपना जो है आईटीआर फाइल कराइए। ठीक है, चलिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ
क्या एनआरआई भी आईटीआर फाइल कर सकता है? हाँ, अगर एनआरआई जो है, अगर उसने जो है इंडिया में इनकम कमाई है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, आप क्रिकेट तो बहुत देखते होंगे। क्रिकेट में जो है जैसे एक बॉलर का नाम मुझे याद आ रहा है, मलिंगा, ठीक है। मलिंगा रहते हैं अब्रॉड में, लेकिन कभी कभी आईपीएल खेलने जो है वो इंडिया में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो इंडिया में आ रहे हैं और इंडिया में इनकम अर्न कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो इंडिया में इनकम अर्न कर रहे हैं तो इंडिया में उनको क्या करना होगा? टैक्स देना पड़ेगा, भले वो एनआरआई क्यों ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एनआरआई पे भी लागू होती है, ठीक है। उनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या कहता है, वो सारी चीज़ें इसको मद्देनज़र रख के आपको आईटीआर फाइल करना होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं। हाँ, अगर मैं आईटीआर फाइल नहीं करता तो क्या दिक्कत हो सकती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको क्या दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होगी कि अगर आपको बाद में पता चला कि मुझे आईटीआर तो फाइल करना था, मेरी कुछ इनकम छूट गई, या मुझे जो है बीच में पता चला कि मेरी इनकम थी और मैंने उसको जो है अपना आईटीआर ही फाइल नहीं किया, और यदि आप लेट आईटीआर फाइल करते हो बिफोर 31 दिसंबर 2026 तो आपको जो है 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक लेट फीस देना पड़ सकता है। और हाँ, यदि आपने आईटीआर ही नहीं भरा, समझ रहे मेरी बात, अगर आपने आईटीआर ही नहीं भरा और 31 दिसंबर की डेट भी चली गई तो क्या होगा? क्योंकि आपने ओरिजिनल आईटीआर तो भरा ही नहीं। जब ओरिजिनल नहीं भरा तो आप रिवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आपको क्या हो सकता है, आपके ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा जो है आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा, पेनल्टी लगाई जाएगी। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको समय पे अपना आईटीआर भरना होगा, ठीक है। चलिए, और भी चीज़ें होती हैं जिसमें, जैसे आपने आईटीआर नहीं भरा और आपका कोई टीडीएस कटा हुआ है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कैपिटल गेन शेयर म्यूचुअल फंड पर भी टैक्स लगता है? बिल्कुल भाई बिल्कुल। हाँ, अगर आपने जो है शेयर या म्यूचुअल फंड से जो है इनकम अर्न की है तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये सारे गेन टैक्स लगते हैं, ठीक है। एसटीसीजी जो है वो 15% टैक्स लगता है, ठीक है। अगर आपकी एलटीसीजी से इनकम जो है 1,25,000 रुपये तक है तब तो वो तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन अगर 1,25,000 से ज़्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी ना। चलिए मैं अब अगला क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। क्या हाउस रेंट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं बिना एचआरए के? हाँ बिल्कुल, आप जो है बिना एचआरए के अपना जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आप जो है सेक्शन 80 जीजी के अंदर रेंट का डिडक्शन ले सकते हैं। इसके लिए आपको रेंट एग्रीमेंट और रेंट रिसिप्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिना रेंट एग्रीमेंट, बिना रेंट रिसिप्ट के आप एचआरए का डिडक्शन बिल्कुल ही क्लेम ना करें, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईटीआर फाइल करने के बाद क्या वेरीफाई कराना ज़रूरी है? बिल्कुल, आईटीआर फाइल करने के बाद आपको उसका ई वेरिफिकेशन या आप पोस्टल के माध्यम से आपको उसका वेरिफिकेशन करवाना होता है, ठीक है। आपको जो ई वेरिफिकेशन जो है वो आपको विथिन 30 डेज के अंदर कराना होता है। आप आधार, ओटीपी, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से आप अपना आईटीआर जो वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर आपने 30 दिन के बाद अगर आपने आईटीआर वेरीफाई करवाया तो क्या होगा? सबसे पहली चीज़, वो आपका जो आईटीआर है वो इररिलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपको फिर से आईटीआर भरना पड़े या आपको अपना आईटीआर रिवाइज करना पड़े, आपका आईटीआर स्टक हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या एटीसी के अलावा भी कोई डिडक्शन मिलती है? हाँ भाई, एटीसी तो एक प्राइमरी डिडक्शन है जो एलआईसी, पीपीएफ, पीपीओ, ठीक है, इन सब पे मिलता है। और भी सारे डिडक्शन होते हैं, जैसे एटीडी में डिडक्शन होता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस का, ठीक है। एटीटीडीए में डिडक्शन होता है आपका सेविंग बैंक इंटरेस्ट का, ठीक है।
24B में आपका होम लोन इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है आपको, ठीक है। 80G में आपको डोनेशन का डिडक्शन मिलता है। तो और भी कई सारे डिडक्शन हैं, ठीक है, जो मिलेंगे आपको, ठीक है। बस ये डिपेंड करता है कि आपने स्लैब कौन सा चुना है, ओल्ड रिजीम चुनी है या न्यू रिजीम चुना है आपने, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टैक्स रिफंड कितने दिन में मिलता है? अरे भाई, अभी आपने ITR फाइल ही नहीं किया और सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछ लिया कि टैक्स रिफंड कितने दिन में मिलता है। तो भाई जनरली जो है वो आपका रिफंड जो है 15 दिन से लेके 45 दिन के बीच में मिल जाता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है थोड़ा और समय भी लग सकता है, क्योंकि जो आपकी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, ठीक है, वो लंबी हो जाती है। अगर वो लंबी हो जाती है तो आपको थोड़ा रिफंड मिलने में जो है थोड़ा डिले हो सकता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। चलो दोस्तों, अब ये जो है क्वेश्चन आंसर का सिलसिला हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो चुके हैं हमारे, ठीक है। तो दोस्तों जो ITR फाइल करना है, जो सिर्फ एक फॉर्मल प्रोसेस नहीं है, ठीक है, ITR, बल्कि ये आपके फाइनेंशियल जो है रिकॉर्ड को प्रूव भी करता है, ठीक है। तो अगर आप टैक्स भरते हैं तो आप अपने देश को के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी ITR भरूं, ठीक है, या आपको कोई कन्फ्यूजन है कौन सा फॉर्म भरना है, तो बिना झिझक कांटेक्ट करें, ठीक है। मेरा नाम एडवोकेट अंकित गुप्ता, मैं हाई कोर्ट इलाहाबाद का वकील हूँ और आपका टैक्स कंसल्टेंट हूँ, ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर है 8115973293, ठीक है। इस पर आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल का नाम है द टैक्स गुरु इंडिया चैनल, इसलिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और साथ साथ बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। इसलिए दोस्तों चलिए, जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं।